नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉय खबर चैनल के एक और नई वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ईपीएफओ खाता धारकों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट लेकर आए हैं। ईपीएफओ खाता धारक, यदि आप भी एक पीएफ खाता धारक है, ईपीएफओ में आपका कंट्रीब्यूशन होता है, तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि ईपीएफओ में कब कौन सा फॉर्म भरा जाता है और कौन सा फॉर्म भरने पर आपका कौन सा काम आसान हो सकता है। ईपीएफओ में बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि पीएफ का पैसा विड्रॉल करना है, पेंशन का पैसा विड्रॉल करना है, आपकी एज 58 ईयर की हो चुकी है, आपको पेंशन चालू करवानी है, आपकी यदि मृत्यु हो जाती है तो आपके पीएफ का पैसा आपके घर वालों को कैसे मिलेगा, आपके ईडीएल बीमा का 7 लाख रुपए आपके घर वालों को कैसे मिलेगा, ये सारी चीजों के लिए फॉर्म भरने होते हैं। तो कौन सा फॉर्म किस स्थिति में भरा जाता है, इसकी जानकारी मैं आपको आज के वीडियो में देने जा रहा हूं। तो यदि आप एक पीएफ खाता धारक है तो इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा और अपने पीएफ खाता धारकों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि ये काम की जानकारी उनको भी यहाँ पर जो है पता चल सके। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ईपीएफओ के फॉर्म्स की। तो ईपीएफओ के अंतर्गत बहुत सारे यहाँ पर जो है फॉर्म होते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण उपयोग में आने वाला फॉर्म होता है फॉर्म 19, जो कि यहाँ पर पीएफ का पैसा विड्रॉल करने के काम आता है। यानी कि जब पीएफ खाता धारक अपनी नौकरी छोड़ देता है और नौकरी छोड़े हुए उसे 2 महीने या उससे ज्यादा हो चुके हैं, जो कि वर्तमान रूल के हिसाब से है, नए रूल भी यहाँ पर जो है आ चुके हैं, जिसमें आपका 1 साल यहाँ पर जो है आपको नौकरी छोड़े हुए होना चाहिए, तब आप पीएफ का पूरा पैसा विड्रॉल करने के लिए फॉर्म 19 यहाँ पर भरते हैं। फॉर्म 19 भरने से आपका जो पीएफ में आपका 12% का कंट्रीब्यूशन हुआ है और आपके नियोक्ता की ओर से जो आपके पीएफ खाते में 3.67% का कंट्रीब्यूशन होता है, ये पैसा आप जो है विड्रॉल कर पाते हैं। आपके नियोक्ता की ओर से भी 12% का ही कंट्रीब्यूशन किया जाता है, लेकिन 8.33% का कंट्रीब्यूशन पेंशन खाते में चला जाता है और 3.67% का कंट्रीब्यूशन आपके पीएफ खाते में आता है। तो आपका 12% और नियोक्ता का 3.67%, ये आप फॉर्म 19 भर के विड्रॉल कर सकते हैं, पूरा विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन नियोक्ता की ओर से जो 8.33% का कंट्रीब्यूशन आपके पेंशन अकाउंट में जाता है, उसे यदि आपको विड्रॉल करना है तो उसके लिए आपको जो है फॉर्म 10C ऑनलाइन भरना होता है। इसे जो है पेंशन विड्रॉल फॉर्म भी यहां पर कहते हैं। लेकिन इसके लिए भी कुछ शर्तें हैं। जब आप 10 साल या 10 साल से ज्यादा किसी भी कंपनी, संस्था, ऑर्गेनाइजेशन में, भले ही आप अलग अलग संस्था ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, लेकिन 10 साल आपका पीएफ में लगातार कंट्रीब्यूशन हो चुका है, तो आप ये पीएफ का पैसा विड्रॉल नहीं कर पाते हैं, ये पेंशन का पैसा विड्रॉल नहीं कर पाते हैं। 10 साल से कम की यदि आपकी सर्विस हुई है तो आप ये फॉर्म 10C भरकर अपने पेंशन का पैसा निकाल सकते हैं। वहीं पर फॉर्म 10D भी होता है। फॉर्म 10D का काम होता है आपकी मासिक पेंशन को शुरू करना। यानी कि आप एक ईपीएफओ के खाता धारक है, अब आपने यहाँ पर जो है रिटायरमेंट ले लिया है, आपकी एज 58 साल या उससे ज्यादा हो चुकी है और अब आपका जो ईपीएफओ में कंट्रीब्यूशन हुआ था, जो पेंशन का पैसा नियोक्ता की ओर से 8.33% आपके ईपीएफ खाते में जमा हुआ था, वो जो पैसा जमा हुआ है उसमें एक विशेष कैलकुलेशन के आधार पर आपकी पेंशन डिसाइड होती है। ये पेंशन न्यूनतम 1000 रुपए से ज्यादा ही यहाँ पर जो है वर्तमान में गवर्नमेंट दे रही है। तो जितना भी कैलकुलेशन के हिसाब से आपकी पेंशन बन रही हो, 2000, 4000, 5000, वो पेंशन यदि आपको शुरू करवानी है 58 साल के बाद, रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन शुरू करना है, ईपीएफओ से आपको पेंशन मिलती है, वो पेंशन शुरू करना है, तो उसके लिए आपको जो है फॉर्म 10D यहाँ पर जो है भरना होता है। इसके बाद आता है फॉर्म 31। फॉर्म 31 भी बहुत उपयोगी फॉर्म होता है, जो कि एडवांस पीएफ विड्रॉल के लिए काम में आता है। यानी कि आप नौकरी में हैं, अभी आपकी नौकरी कर रहे हैं, लेकिन नौकरी में रहते समय भी कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि हमें पैसों की अचानक जरूरत पड़ जाती है। तो ऐसी स्थिति में आपको ईपीएफओ का फॉर्म 31 ऑनलाइन भरना होता है। यानी कि नौकरी में रहते हुए अपने ही पीएफ का पैसा एडवांस में निकालने के लिए आपको फॉर्म 31 भरना होता है। ये पैसा आपके ही पीएफ खाते में अभी तक जो पैसा जमा हुआ है उसका 75% या उससे कम यहाँ पर जो है विड्रॉल होता है। इसके लिए भी अलग अलग स्थितियां होती है कि आप बीमारी के लिए पैसा निकाल रहे हैं, मकान बनाने के लिए पैसा निकाल रहे हैं, अपने घर परिवार में किसी की शादी के लिए पैसा निकाल रहे हैं। ये सारी स्थितियां अलग अलग होती है, उसके हिसाब से आपको जो है यहाँ पर पैसा मिलता है। लेकिन कहीं से भी किसी भी तरीके से नौकरी में रहते हुए आप एडवांस में पीएफ का पैसा निकाल रहे हैं तो फॉर्म 31 आपको ऑनलाइन भरना होता है। इसके बाद आता है फॉर्म 13, जो कि आपको नौकरी बदलने पर पीएफ ट्रांसफर करने के लिए भरना होता है। कई बार कई कर्मचारी 2-3 साल किसी कंपनी में काम किया, फिर उसने 2-3 साल बाद कोई और कंपनी यहाँ पर ज्वाइन कर ली, फिर 2-4 साल बाद कोई और कंपनी यहाँ पर ज्वाइन कर ली। ऐसे में उसका पीएफ खाता एक ही रहता है, यूएनए नंबर एक ही रहता है, लेकिन नियोक्ता आईडी बदल जाती है, पीएफ नंबर यहाँ पर बदल जाता है। जब आप किसी पुरानी कंपनी में जॉब करना छोड़ देते हैं, नई कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो पुरानी कंपनी का पीएफ आपको नई कंपनी में ट्रांसफर करना होता है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, नई कंपनी का पैसा आपने विड्रॉल कर लिया, नई कंपनी को भी आपने छोड़ दिया और कहीं और जॉब करने लग गए और वो तीसरे नंबर की जो कंपनी है वो पैसा आपका जो है
फंसने की ज्यादा संभावनाएं बन जाती है। ऐसे में जब भी आप नौकरी छोड़े, कंपनी बदले, तो जिस भी वर्तमान कंपनी में आप काम कर रहे हैं, अपने पुरानी पीएफ को नई कंपनी में यहाँ पर जो है ट्रांसफर कर ले। इससे आपके पीएफ अकाउंट पर, पीएफ की धनराशि पर कोई असर नहीं पड़ता है, केवल आपका पैसा पूरा एक ही जगह पर सुरक्षित हो जाता है। ये भी पैसा आपका ईपीएफओ के पास ही जमा रहता है। लेकिन इस तरीके से आपके पुरानी कंपनी से नई कंपनी में पीएफ का पैसा ट्रांसफर करने के लिए आपको फॉर्म 13, फॉर्म 13 यहाँ पर जो है भरने की जरूरत पड़ती है। एक और महत्वपूर्ण फॉर्म ईपीएफओ में होता है जिसे कि ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म यहाँ पर कहते हैं। आपका ईपीएफओ में नाम गलत हो गया, डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई, पिता का नाम जोड़ना है, माता का नाम जोड़ना है, इस तरीके की छोटी बड़ी गलतियों का सुधार आपको करना है, तो ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म आपको कंपनी और आपके दोनों के सिग्नेचर के साथ यहाँ पर जो है जमा करना होता है। ये छोटी मोटी गलतियां यहाँ पर जो है इससे सुधारी जाती है। हालांकि ईपीएफओ ने अब ऑनलाइन भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर कर दी है कि आप नाम, डेट ऑफ बर्थ, अपना एड्रेस वगैरह ऑनलाइन भी यहाँ पर जो है ठीक करवा सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसी स्थितियां आ जाती है कि आपके आधार कार्ड में कुछ और नाम है, ईपीएफओ के अकाउंट में कुछ और नाम है, आधार कार्ड में कोई और एड्रेस है, ईपीएफओ के अकाउंट में कोई और एड्रेस है। ऐसे में आधार कार्ड मिसमैच होता है। ऐसी स्थिति में आपको नियोक्ता से लिखवा कर ले जाना होता है, ये ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरवा कर ले जाना होता है। उसके बाद आपका जो है नाम, पता, एड्रेस जो भी आप चेंज कर रहे हैं वो चेंज हो पाता है। तो आपको कुल मिलाकर नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस या किसी भी तरीके का कोई भी सुधार आपके यूएनए अकाउंट में, ईपीएफओ अकाउंट में करवाना है तो आपको ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होता है। इसके बाद आता है फॉर्म 20 यानी कि फॉर्म 20, जो कि मृत्यु पर राशि क्लेम के लिए अप्लाई किया जाता है। यानी कि आप एक पीएफ खाता धारक है, आपकी किसी कारणवश यहाँ पर जो मृत्यु हो गई तो आपके पीएफ अकाउंट में जो पैसा रखा है वो आपके नॉमिनी को मिलता है। तो आपके नॉमिनी के द्वारा जो फॉर्म यहाँ पर भरा जाएगा वो फॉर्म 20 होगा, फॉर्म 20 होगा, जिसकी मदद से आपका नॉमिनी, चाहे आपका बेटा हो, आपकी बेटी हो, आपकी पत्नी हो, आपका पति हो, आपके पीएफ में जो भी पैसा रखा है उसे क्लेम कर सकता है और उसे विड्रॉल कर सकता है। तो कुल मिलाकर जो पीएफ खाता धारक है उसकी मृत्यु हो जाने के बाद उसकी धनराशि को क्लेम करने के लिए, पीएफ अकाउंट में रखे पैसे को क्लेम करने के लिए फॉर्म 20 भरा जाता है। इसके बाद आता है फॉर्म 51F यानी कि फॉर्म 51F, जो कि ईडीएलआई बीमा क्लेम के लिए भरा जाता है। जो भी पीएफ खाता धारक ईपीएफओ में जिनका भी अकाउंट होता है उन सबको ईपीएफओ की ओर से पहले दिन से ही ईडीएलआई बीमा कवर दिया जाता है। ईडीएलआई बीमा कवर यानी कि एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस एक बीमा कवर होता है जिसके तहत आपको 7 लाख रुपए तक का बीमा कवर दिया जाता है। यदि आप एक ईपीएफओ खाता धारक है और नौकरी के दौरान किसी कारणवश यदि आपकी किसी हादसे में मृत्यु हो जाती है तो आपके परिवार को 7 लाख रुपए तक का बीमा कवर दिया जाता है। यह भी आपकी नौकरी की हिस्ट्री यानी कि आपने कितने दिनों की नौकरी की है उसके हिसाब से कैलकुलेट होकर ही यहाँ पर मिलता है, लेकिन अधिकतम 7 लाख रुपए तक यहाँ पर जो है मिल सकता है। तो ये जो ईडीएलआई बीमा का पैसा क्लेम करना है ये आपका परिवार, आपका नॉमिनी जो भी यहाँ पर क्लेम करेगा वो जो है फॉर्म 51F यहाँ पर भरेगा, तब उसे जो है ईडीएलआई बीमा कवर के अंतर्गत मिलने वाली धनराशि मिलेगी जो कि 7 लाख रुपए तक हो सकती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म है जो कि ईपीएफओ के अंतर्गत भरे जाते हैं। एक बार शॉर्ट में यहाँ पर जो है समझ लेते हैं। आप यदि पीएफ विड्रॉल करना चाहते हैं, पीएफ का पैसा निकालना चाहते हैं नौकरी छोड़ने के बाद तो फॉर्म 19 भरेंगे। पेंशन का पैसा विड्रॉल करना चाहते हैं नौकरी छोड़ने के बाद तो फॉर्म 10C भरेंगे। मासिक पेंशन शुरू करना चाहते हैं, आप रिटायर्ड हो गए हैं, रिटायरमेंट के बाद पेंशन शुरू करनी है ईपीएफओ के अंतर्गत तो फॉर्म 10D भरेंगे। वहीं पर आप एडवांस में पीएफ का पैसा निकाल रहे हैं तो फॉर्म 31 भरना होगा। नौकरी बदलने पर पीएफ ट्रांसफर करना है, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में नौकरी बदली है और पुरानी कंपनी का पैसा नई कंपनी में ट्रांसफर करना है तो फॉर्म 13 यहाँ पर जो है भरना होगा। आपको नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस वगैरह में सुधार करना है तो कंपनी की मदद से ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा। आपकी मृत्यु हो जाने पर आपके पीएफ अकाउंट में जो भी पैसा रखा है वो आपका नॉमिनी यहाँ पर वो पैसा निकालने के लिए क्लेम करेगा तो फॉर्म 20 भरेगा। आपको ईपीएफओ की ओर से एक बीमा कवर ईडीएलआई बीमा इंश्योरेंस मिलता है। ये बीमा कवर का इंश्योरेंस लेने के लिए, ये बीमा कवर का पैसा विड्रॉल करने के लिए फॉर्म 51F भरा जाता है जो कि धनराशि 7 लाख रुपए तक हो सकती है। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि ईपीएफओ के अंतर्गत कौन कौन से फॉर्म होते हैं, कौन सा फॉर्म कब भरा जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो कि आज के इस वीडियो में आपको यहाँ पर मिल चुकी होगी। ये वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने सब दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इसके बारे में जानकारी हो सके कि कब कौन सा फॉर्म ईपीएफओ के अंतर्गत भरना जरूरी होता है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो जानकारी अपडेट आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सब दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।